नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली स्कोर बूस्टर शो में। ये शो अब आपको निरंतर मिलता रहेगा और यकीन मानिए इस शो से परीक्षाओं में आने वाले सवाल प्रश्न का ही डिस्कशन किया जाएगा। बहुत कम टाइम में 10 से 15 मिनट का ये शो होगा और उसमें फैक्चुअल बेस कॉन्सेप्चुअल बेस दोनों क्लैरिटी आपको होगी परीक्षाओं के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेजर कमेटीज एंड चेयरपर्सन्स जो रहे हैं आपके संविधान सभा के, उसके बारे में। सबसे पहले साथी एक बात यहाँ पे समझो कि संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो आपकी थी वो है क्या, बनाई क्यों गई, किसने रिकमेंडेशन किया। देखो, क्रिप्स मिशन भारत में आता है 1942 में, तो क्रिप्स ने एक सुझाव दिया, रिकमेंड किया कि भारत में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए। हालांकि बाद में क्रिप्स मिशन का सुझाव हमने अस्वीकार कर दिया, गांधी जी ने उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और हमने उसके सुझाव को नहीं माना है। तो अगर परीक्षाओं में पूछता है कि पहला सुझाव किसकी तरफ से आया, देन इट आंसर आपका जो जवाब होगा वो होगा आपका क्रिप्स। उसके बाद अगर आप पूछे कि संविधान सभा जो हमने बनाई वो किसके रिकमेंडेशन के बाद बनाई या किसके संस्तुतियों के बाद हमने इसको स्थापित किया, तो वो होगा आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने जब सुझाव दिया तो सभी ने उसको जो है एक मत से स्वीकार कर लिया। तो यहाँ से दो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं कि पहला सुझाव किसने दिया, देन आंसर विल बी क्रिप्स, और पूछे किसके सुझाव पे हमने बनाया, तब आंसर होगा कैबिनेट मिशन। तो उसके बनने के बाद कौन कौन सी प्रमुख कमेटीज बनी, कौन कौन उसके चेयरपर्सन बने, वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सब कुछ समझेंगे क्विक तरीके से। देखो, जब हम कोई मंत्रालय देते हैं, लाइक अभी मोदी सरकार चल रही है, गवर्नमेंट आपकी चल रही है, तो ऐसे ऐसे लोगों को ही मंत्रालय दिया जाता है जिनका उस सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा हो। ठीक है, चाहे वो प्रैक्टिकल रहा हो या उन्होंने उसमें रिलेटेड पढ़ाई कर रखी हो। ठीक है, जैसे हमको किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना, तो हम देखते हैं क्या इसको इकोनॉमिक्स का कोई नॉलेज है या इसका कोई बैकग्राउंड, इसका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। किसी को एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री बनाना है, साइंस एंड टेक मंत्रालय देना, तो देखते हैं क्या साइंस एंड टेक मंत्रालय इससे संबंधित रहा है, नहीं। तो उसी तरह जब हम समितियों को बांट रहे थे तो हम देखते थे भैया किसको किस चीज़ का आइडिया है। तो सबसे पहले जो संचालन समिति हमने बनाई वो दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब प्रश्न पूछेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्यों दिया। देखो, राजेंद्र प्रसाद जी एक तो इनकी सबसे बनती थी, भारत के राष्ट्रपति ये इसीलिए बन पाए क्योंकि इनकी सभी से बनती थी। ठीक है, अक्सर क्या होता था जब भी कहीं डिस्प्यूट होता था तो ये अपने आप आगे निकल के आ जाते थे। जैसे होता नहीं यार कि हर केस में मैं ही क्यों आगे जाता हूँ। याद होगा आपको त्रिपुरी वाला केस, जब रिजाइन किया था सुभाष चंद्र बोस ने तो इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसे कई सारे मसले होते हैं जब राजेंद्र प्रसाद आगे आते हैं, इनको एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए संचालन समिति जो है स्टीयरिंग कमेटी बनाए जाते हैं। इसके अध्यक्ष, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, याद रखेंगे। इन्हें आजाद शत्रु भी कहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं बाद में, और संविधान सभा के अस्थाई परमानेंट जो अध्यक्ष होते हैं वो भी यही बनते हैं। तो संचालन समिति इनको मिलती है राजेंद्र प्रसाद को, ये आपको याद रखना। ठीक है भाई, अगला है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति साथी आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें कुल 7 मेंबर होते हैं, जिसमें एक आपके अध्यक्ष होते हैं भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, अब एक सवाल यहां पे बनता है कि भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन बने, ये संविधान सभा में कहां से नियुक्त होकर के आए थे। तो पहली बार ये आए थे ईस्ट बंगाल से, बाद में ईस्ट बंगाल बंटवारे में चला गया। दूसरी बार ये पुणे वाली सीट से जीत करके आते हैं, संविधान सभा के मेंबर बनते हैं, और पुणे वाली सीट इनके लिए छोड़ी थी एमआर जयकर साहब ने। एमआर जयकर थे, वो इनके काफ़ी अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आप जाओ, आप इसको संभालो, मैं अपनी सीट छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब चुनाव हार जाती हैं इसके पहले वाले टेन्योर में, तो वो दोबारा से उनको री इलेक्शन लेना पड़ता है, तो उनके लिए किसी ना कोई विधायक अपनी सीट छोड़ता है कि भैया वो लड़ने, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे विधान परिषदें तो है नहीं, वहाँ काउंसिल है नहीं, तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि आपको चुन करके आना पड़ेगा। तो जयकर साहब इनकी सीट छोड़ देते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में पूछता है ये आए कहाँ से, तो सही जवाब होता है कि ये आते हैं पुणे से। स्टार्टिंग में ईस्ट बंगाल से थे, बंटवारे में वो चला जाता है, पार्ट अपना नहीं रहता है, तो दोबारा से इनको पुणे से लड़के आना पड़ता है। ड्राफ्टिंग कमेटी में एक सवाल और बन जाता है कि एकमात्र इकलौते कांग्रेसी मेंबर इसमें कौन थे। इसके एकमात्र इकलौते मेंबर जो होते हैं जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, उनका नाम होता है साथी के.एम. मुंशी। लिख लेना, कभी कभी परीक्षा में नाम पूछता है। तो के.एम. मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी से भी जुड़े थे, और अभी आगे ये और एक चीज से जुड़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। अगली आती है आपकी यूनियन पावर कमेटी। अब मेरे भाई एक बात बताओ, हमेशा से शुरू से पढ़ते आए हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हर चीज में अग्रणी रहते हैं, इनको इंटरनेशनल रिलेशन में काफी इंटरेस्ट होता है, इनको
केंद्र के सत्ता में या जितने भी आप देखते होंगे, जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये आगे आगे रहते हैं, तो इनको आइडियाज था, ठीक है, कि एक यूनियन गवर्नमेंट को कैसे चलाना है। तो ये यूनियन पावर कमेटी जो होती है उसके संचालन पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला बनता है यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी आपके जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं। जब जब यूनियन की बात होगी तब तब नेहरू जी को आपको याद करना है। जैसे ही प्रोविंशियल या प्रांतीय चीजों की बात होगी देन आपको अपने लौह पुरुष को सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज की कमेटी। अब इस पे सवाल बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको याद होना चाहिए कि कराची का जो सेशन होता है जिसमें ये अध्यक्ष होते हैं, उस सेशन में वल्लभ भाई पटेल जी ने माइनॉरिटीज के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत सारे डिमांड्स किए थे। तो जब हमने संविधान सभा में एक कमेटी बनाई तो उसकी अध्यक्षता इन्हीं को सौंप दी। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। बाद में भारत के पहले होम मिनिस्टर और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ी और बातें सीखते हैं, और कौन कौन सी कमेटी थी। अब अगली कमेटी आती है एडवाइजरी कमेटी ऑन ट्राइबल, ठीक है। एक्सक्लूडेड एरियाज जो थे उनके ट्राइबल कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भाई ये बनते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी होती है, उसके अध्यक्ष बनते हैं आपके जेबी कृपलानी। देखो फंडामेंटल राइट की जो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष तो बनते हैं आपके कौन, उसके अध्यक्ष बनते हैं आपके वल्लभ भाई पटेल, लेकिन फंडामेंटल राइट का जो सब कमेटी होती है उसके अध्यक्ष बनते हैं जेबी कृपलानी साहब। ध्यान रखेंगे ये वही कृपलानी साहब हैं जो भारत की आजादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। अब माइनॉरिटीज के ऊपर भी एक सब कमेटी बनाई जाती है जिसके अध्यक्षता करते हैं एच.सी. मुखर्जी साहब। ध्यान रखेंगे ये माइनॉरिटीज सब कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। रूल्स प्रोसीजर कमेटी, ठीक है, तो रूल नियामक प्रक्रिया जो बनाती है आपकी असेंबली, उसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब अगली कमेटी बनती है आपकी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो है ये भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही अंतर्गत आती है। एक और इंपॉर्टेंट कमेटी बनती है क्रेडेंशियल कमेटी, ये कई बार सवाल परीक्षा में पूछा गया है। इसके अध्यक्ष होते हैं आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखी है। और उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया का आपको नाम याद होगा। ये जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है, याद है, उसमें गांधी जी चाहते हैं कि यही उस सेशन के अध्यक्ष बने, लेकिन ये नहीं बन पाते, तो कोई बात नहीं, अब इनको आज जाकर के मौका मिला, तो संविधान सभा के हाउस कमेटी में इनको मौका मिलता है और इस सदन समिति के अध्यक्ष बनते हैं पट्टाभी सीतारमैया। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगली कमेटी आती है ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ठीक है भाई। ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ये मैंने आपसे बताया कि मुंशी साहब को बनाया जाता है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर होते हैं, साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के भी मेंबर आपके बनाए जाते हैं। कौन? के.एम. मुंशी साहब। एडहॉक कमेटी ऑन फ्लैग, देखो संविधान में फ्लैग के ऊपर 2 कमेटी बनाई जाती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो इस पे जो एडहॉक कमेटी बनती है इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। इसके बाद कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये काम करते हैं आपके जी.बी. मावलंकर साहब। अगर आपको याद होगा तो जी.बी. मावलंकर साहब बाद में क्या बन जाते हैं, आपके पहले लोकसभा स्पीकर भी बन जाते हैं, और एक ऐसे स्पीकर होते हैं जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। फिर एक एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक एडहॉक कमेटी बनाई जाती है, उसकी प्रेसिडेंसी मिलती है एस वरदाचारी साहब को, ठीक है। अगली कमेटी होती है प्रेस गैलरी कमेटी, ठीक है। प्रेस कैसे काम करेगा उसके ऊपर करने के लिए हम लोग उषा नाथ सेन जी को जो है अध्यक्ष बनाते हैं। एक कमेटी बनती है सिटीजनशिप के ऊपर, नागरिकता के ऊपर। नागरिकता के ऊपर जो कमेटी बनती है उसके भी अध्यक्षता आपके एस वरदाचारी जी को ही मिलती है। तो इतनी बातें आपको संविधान सभा के बारे में ध्यान से पढ़ना है, ठीक है भाई। तो ये जो हमने पढ़ा कि संविधान सभा में कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन सी कमेटी थी, यहां से परीक्षाओं में सवाल बहुत ज्यादा बनते साथी। तो इन बेसिक बातों को आपको याद रखना है। अगर एक बार मैं चीजों को रिवाइज कराऊं तो मैंने आपसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपकी बनाई जाती है, सबसे पहला सुझाव इस पे किसने दिया? सबसे पहला सुझाव दिया था क्रिप्स ने, ठीक है। लेकिन हमने इसके सुझाव को माना नहीं, हमने कहा भाई हम आपके सुझाव को नहीं मानेंगे। अगला सुझाव हमने लिया कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिया उसको हम सभी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो याद रखेंगे सुझाव रिकमेंडेशन पहला देता है आपका क्रिप्स, लेकिन हम लोग जो संविधान सभा बनाते हैं
निर्माण करते हैं वो कैबिनेट मिशन के सुझाव पे करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आपसे एक सवाल बनता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगले बूस्टर सीरीज में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।